मेरा ससुर हर रात मेरी जवान बेटी को 3 लड़कों के साथ कमरे में बंद कर देता और कमरे से मेरी बेटी की चीखने की आवाजें आती। मैं अपने ससुर से कहती कि कमरा खोल दो और मेरी बेटी को बाहर निकाल दो, पर इन्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। जब सुबह को मेरी बेटी बाहर आती तो बहुत खुश होती। मैं बहुत हैरान थी कि रात को तो वो चीख रही थी। फिर एक दिन राज जानने के लिए मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बेटी तो, मेरा नाम सदफ है, मेरे पास एक जवान बेटी है। मेरी सास तो काफी पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मेरे ससुर शहर में रहते थे और हम लोग गाँव में रहते थे। मेरे शौहर की भी 4 साल पहले मौत हो चुकी थी। हम लोग गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। मेरे ससुर 1 महीना पहले ही हमारे घर पर रहने के लिए आए थे। वो शहर में कोई काम करते थे। इनके पैसों से हमें कोई मतलब नहीं होता था। ऊपर वाला पोर्शन मेरे ससुर का ही था। मैं और मेरी बेटी नीचे वाले पोर्शन में रहते थे। हमने इनके पोर्शन को पहले से ही खाली छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो कभी कभी छुट्टियों पर अपने कमरे में रुकने के लिए आ जाते थे। ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे बने हुए थे। मेरे ससुर ने अपने कमरे के सामने वाले कमरे में कुछ किराएदार रख लिए थे। मेरे ससुर अपने कमरे में अकेले रहते थे। उन्होंने कुछ पैसों के लिए वो कमरा किराए पर दे दिया था और मेरे ससुर ने कहा था कि ये लोग जितना भी किराया देंगे वो सब पैसे तुम्हारे होंगे। मैं अपने ससुर के एहसास से बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरे शौहर नहीं थे। मैं लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे। पहले तो उन्होंने कभी हम लोगों का कोई साथ नहीं दिया था, लेकिन अब जब से वो इस घर में आए थे हम लोगों के साथ बहुत अच्छा रवैया रख रहे थे। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि मेरे ससुर ने 3 जवान लड़कों को कमरा किराए पर दिया हुआ था। वैसे तो इनके साथ इनकी माँ भी थी। सुना था कि वो लड़के बहुत पढ़े लिखे हैं और शहर से हमारे गाँव में अपने किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आए हैं। हमारे गांव में इन लोगों की बहुत चर्चा थी, क्योंकि शहर से हमारे गांव में जब भी कोई इंसान आता था इसकी बहुत इज्जत की जाती थी। मेरे ससुर की भी गांव वाले बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि हमारे पूरे गांव में गरीब लोग रहते थे। जो इंसान शहर जाता उसको अमीर समझा जाता था। और सुना था कि ये लड़के हमारे गाँव में कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से गाँव की गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे पूरे गाँव के लोग इन लोगों के आने से बहुत खुश थे। वैसे तो हमारा गाँव दिखने में बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे गाँव में हर तरह की खेती बाड़ी की जाती थी। बहुत सारे अमीर लोगों की हमारे गाँव में जमीन जायदाद पड़ी हुई थी, लेकिन कोई भी अपनी जमीन को इसलिए नहीं बनवाता था क्योंकि हमारे गांव की सड़कें वगैरह बनी हुई नहीं थी और ना ही बिजली का अच्छा इंतजाम था। बिजली अगर आती तो 2-3 दिन तक आती रहती और अगर गायब होती तो हफ्तों गायब ही रहती थी। इन लोगों के आने की वजह से मेरी बेटी बार बार कहती कि माँ शायद अब हमारे गाँव के हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि दादाजी का कहना है कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये हमारे गाँव में अपना अच्छा कारोबार करना चाहते हैं। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि माँ ये लोग कब वापिस जाएंगे। मैंने इसको बताया, बेटी ये लोग हमारे घर के किराएदार हैं, अभी कुछ टाइम तो यहाँ पर रहेंगे। किराएदार वैसे भी इतनी जल्दी मकान खाली नहीं करते। मेरी बेटी वैसे भी अपने दादाजी से बहुत लगाव रखती थी। मेरे दिल में ठान लिया कि इस घर में मेरे साथ की कोई औरत भी नहीं है। मैं इन लड़कों की माँ से खूब बातचीत किया करूंगी और इनके शहर के रहन सहन के बारे में पूछूंगी। हो सकता है कि मुझे शहर की नई नई बातों के बारे में पता चल जाए। अपने घर में किराएदार आने से मैं सबसे ज्यादा खुश थी, और सबसे ज्यादा खुश तो मैं इस बात से थी कि इस घर में मेरे साथ रहने वाली कोई औरत आ गई थी। अगले दिन वो लड़के घर से काम करने के लिए निकल गए और मैं उस औरत से बातें करने के लिए ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। तभी सीढ़ियों पर मेरे ससुर ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, बहू कहाँ जा रही हो। मेरे ससुर का ये बात पूछने का स्टाइल बड़ा ही अजीब लग रहा था। मुझे इनके चेहरे के तासुरात कुछ बदले हुए से लग रहे थे। मुझे मेरे ससुर ने बातों में लगा लिया और ऊपर नहीं जाने दिया। मैं समझ रही थी कि जरूर कोई ना कोई बात है। मैंने देखा कि मेरे ससुर रास्ता घेर कर सीढ़ियों पर ही खड़े हो गए थे और कभी वो मुझे बातों में लगा लेते जैसे वो बहुत बेचैन हो। इतनी ही देर में हमारे घर पर दस्तक होने लगी। कभी मेरे ससुर कहने लगे कि बहू लगता है दरवाजे पर कोई आया है। मेरे ससुर कहने लगे, बहू तुम दरवाजे पर जाकर देखो कौन है। किराएदार औरत से क्या बातें करोगी, ये आम सी औरत है। वैसे भी ये इस टाइम बहुत थकी हुई है, इन्हें आराम की जरूरत है। मैंने अपने ससुर से कहा, मैं कौन सा इनको तंग करने के लिए आई हूँ, थोड़ी देर इनसे बातचीत करूंगी और वापस नीचे आ जाऊंगी। मैं अच्छी तरह से समझ गई थी कि मेरे ससुर मुझे ऊपर नहीं जाने देना चाहते थे। दरवाजे पर भी कोई बार बार दस्तक दे रहा था। मेरी बेटी काम में मसरूफ थी, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं खामोशी से नीचे आ गई थी। मैंने जब दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वो तीनों लड़के मौजूद थे। मैंने देखा कि उन लड़कों के हाथ में बड़े बड़े बैग थे। वो मुझे सलाम करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गए। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा तो मैं इन लड़कों के पीछे पीछे ही सीढ़ियों पर चढ़ गई। आपकी बात में इन लड़कों का पीछा करते हुए सीढ़ियों से ऊपर तक चली गई थी, लेकिन तभी अचानक मेरे ससुर ने फिर से आकर मुझे रोक लिया और इन लोगों के कमरे में जाने नहीं दिया। मेरे ससुर ने मुझे गौर से देखा, जैसे वो समझ गए थे कि मैं इन लड़कों के पीछे पीछे ही ऊपर आई हूँ। मैं जैसे ही इनके कमरे तक पहुंची, मेरे ससुर ने मुझे कमरे पर आकर रोक लिया। वो तीनों लड़के भी कमरे के बाहर ही आकर खड़े हो गए थे, जबकि इनकी माँ कमरे के अंदर ही मौजूद थी। वो मेरी आवाज सुनकर भी कमरे से बाहर नहीं आई। इन तीनों लड़कों की शक्ल के तासुरात बड़े ही अजीब हो रहे थे। इन्हें देखकर मैं बहुत हैरान हो रही थी। वो लड़के बहुत लंबे चौड़े थे और तीनों ही लगभग एक ही उम्र के लग रहे थे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये तीनों भाई हैं, जबकि भाइयों में आपस में कुछ सालों का फासला होता है। लेकिन ये तीनों तो मुझे कद और एक ही सेहत के लग रहे थे। ये लोग मुझे दिखने में कुछ गुंडे और कुछ गलत किस्म के लड़के लग रहे थे। लेकिन इनकी माँ को अभी तक मैं नहीं देख पाई थी। वो औरत जब से आई थी कमरे में ही घुसी बैठी थी। मैंने इन लड़कों से पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो। मैं तभी मेरे ससुर ने बीच में मेरी बात काटते हुए कहा, बहू मैंने तुम्हें बताया
तो था कि ये लोग शहर से यहाँ पर अपना बिजनेस सेट करने के लिए आए हैं। मैंने फिर से उन लोगों से दोबारा सवाल किया, तुम लोगों की माँ दिखाई नहीं दे रही? अपनी माँ से कहना कि किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो मुझे नीचे आवाज लगा सकती है, मैं फौरन दौड़ी दौड़ी ऊपर आ जाऊंगी। फिर से मेरे सिस्टर ने मेरी बात को अधूरा छोड़ दिया और बीच में से ही अपनी बात कह दी। बहू, मैं इनकी माँ को पहले से ही बात बता चुका हूँ कि नीचे वाले पोर्शन में मेरी बहू और पोती रहती है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो इन लोगों को बता देना। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी कि वो लोग मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे और मेरे सिस्टर बार बार मेरी बात का जवाब दे रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग गूंगे हैं और सिर्फ बोलना मेरे सिस्टर को ही आता है। तीनों लड़कियां बड़ी हैरानी से देख रही थी। मुझे अपने सिस्टर की आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। लगता था जैसे वो मुझसे किसी बात पर बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं। मेरे सिस्टर कहने लगे कि बहू, अब तो इन लोगों को हमारे घर पर काफी दिन तक रहना है, क्या पता ये लोग हमारे घर कितने महीनों तक रहें और तुम कब तक इन लोगों का ख्याल रखोगी? मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो मुझे ही इनका ख्याल रखना होगा, इसलिए तुम्हें ऊपर ज्यादा आने की जरूरत नहीं। तुम बेवजह परेशान हो रही हो, मैं इन लोगों को खुद हैंडल कर लूंगा। मैं इन लोगों के साथ मसरूफ रहता हूँ तो मेरा सारा ध्यान बढ़ जाता है। ये तीनों लड़के बहुत अच्छे हैं, शहर में भी इन लोगों के साथ ही रहा करता था, वहाँ पर ये लोग मेरा ख्याल रखते थे और यहाँ पर मैं इन लोगों का ख्याल रख रहा हूँ। अपने सिस्टर की ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी। फिलहाल मैं नीचे अपने पोर्शन में आ गई थी। मेरे दिमाग में अभी तक ये बात घूम रही थी, तीनों लड़कों की माँ वो क्यों मेरे सामने नहीं आ रही थी और वो लड़के भी मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे थे जिनसे मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरे सिस्टर इन लोगों से बहुत चिपक रहे हैं। नीचे आने के बाद जब मेरी बेटी ने मुझे सोच विचार करते हुए देखा तो उसने कहा कि माँ, आपको इन लोगों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं कल भी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना लेकर ऊपर जरूर जाऊंगी और ऊपर जाकर जरूर इन लड़कों की माँ को खुद देखूंगी। मेरे सिस्टर इन लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत और कदर कर रहे थे। अगले दिन फिर से वो लड़के सुबह के वक्त घर से चले गए थे, जबकि मेरे सिस्टर ऊपर ही मौजूद थे और इन लड़कों की माँ भी ऊपर ही थी। मैं जैसे ही ऊपर गई ये देखकर मैं हैरान रह गई कि कमरे में तो ताला लगा हुआ था, दरवाजा बंद था और मेरे सिस्टर का कमरा खुला हुआ था। मैं अभी ये सब खड़ी हुई सोच ही रही थी कि लड़कों की माँ आखिर कहाँ चली गई, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उन तीनों लड़कों को ही घर से निकलता हुआ देखा था। इतनी ही देर में वो तीनों लड़के भी ऊपर आ गए थे। मुझे देखते ही वो लड़के बहुत घबरा गए और इनके आने की आवाज सुनकर मेरे सिस्टर भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। मैंने देखा कि आज फिर इन तीनों लड़कों के हाथ में बड़े बड़े बैग मौजूद थे। मुझे देखकर इन लड़कों ने जल्दी से कमरे का ताला खोलकर वो बैग कमरे के अंदर रख दिए। मैंने कहा, इस बैग में क्या है? तभी जल्दी से मेरे सिस्टर ने आकर कहा कि ये लोग बाहर घूमने के लिए गए थे, ये लोग हमारे गाँव से कुछ खरीदारी करके लाए हैं या हमारे गाँव की कुछ चीजें शहर जाकर अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं। मेरे सिस्टर फिर से बीच में बोल पड़े थे और वो लड़के फिर से खामोश खड़े थे। इन लोगों ने इतनी ज्यादा शॉपिंग की थी, ये बैग तो बहुत ज्यादा बड़े बैग थे और फिर मैं अभी तक यही सोच रही थी कि इन तीनों लड़कों की माँ कहाँ है। मैंने हैरानी से कहा कि आप तीनों लड़कों की माँ कहाँ है? तभी मेरे सिस्टर ने कहा कि अरे बहू, क्या तुम इन लोगों की जासूसी करने के अलावा कोई काम नहीं? बार बार तुम किसी न किसी बहाने से ऊपर आ जाती हो। इन लड़कों की माँ छत पर गई है, उसने कपड़े धोए थे और छत पर कपड़े सुखा रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है तुम चाय या खाना कुछ भी मत लेकर आया करो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इन लोगों का खुद ख्याल रख लूंगा। अपने सिस्टर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि आज इन्होंने मुझसे किस तरह से बात की थी। मैं अपने सिस्टर का ऐसे गुस्से भरा लहजा देकर खामोशी से नीचे आ गई थी और अब मैंने ठान लिया था कि मैं अब कोई भी खाने पीने की चीज लेकर ऊपर नहीं जाऊंगी और मैंने ये भी ठान लिया था कि मैं इन लड़कों की माँ से मिलकर ही रहूंगी और उस टाइम पर ऊपर जाऊंगी जब मेरे सिस्टर और इन तीन लड़कों में से कोई भी मौजूद नहीं होगा। वैसे भी इन लोगों को हमारे घर पर रहते हुए 15 दिन गुजर गए थे और मैंने अभी तक इन लड़कों की माँ को नहीं देखा था, जबकि हमें और सारे गाँव वालों को ये बात बताई गई थी कि 3 लड़के और इनकी माँ हमारे घर में किराए पर रह रही हैं। लेकिन अगले दिन मेरे सिस्टर ने बताया कि रात इन लड़कों की माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से इनकी माँ को इलाज के लिए शहर भेज दिया गया है। मैं तो ये सोचकर हैरान हो रही थी कि हम लोग भी तो इस घर में ही रहते हैं, हमें इनकी तबीयत के बारे में क्यों नहीं बताया गया और हमें तो पता भी नहीं चला कि लड़कों की माँ को शहर कब भेज दिया गया। फिलहाल इन लड़कों की माँ तो हमारे घर से जा चुकी। आखिर लोगों को मेरी बातचीत से क्या मसला हो रहा था? मेरे दिमाग में अभी तक ये सोच थी कि आखिर इन लड़कों की माँ कहाँ गई और ये लड़के रोज बैग में क्या लेकर आते हैं। ना तो इन लड़कों की माँ से मेरी कोई बातचीत हो सकी थी और ना ही ये लड़के मेरी बात का कोई जवाब देते थे। एक दिन मैंने ये जानने की कोशिश की कि लड़कों के बैग में ऐसा क्या होता है। मैं ये सब जानने के लिए ऊपर वाले पोर्शन में जा रही थी, तब भी फिर से मेरे सिस्टर ने मुझे इन लड़कों के कमरे में जाने से रोक दिया और उन्होंने कहा कि बहू, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऊपर मत आया करो। अब की बार मैंने सोच लिया था कि लड़कों से ये सब जानने के लिए मैं इनसे घर के बाहर ही बातचीत करूंगी, क्योंकि मेरे सिस्टर के रहते हुए तो इन लोगों से मेरी बात नहीं होनी थी। अगले दिन जब सुबह सुबह वो लड़के घर से बाहर बैग लेकर निकले तो मैं भी इनके पीछे पीछे घूंघट ओढ़कर घर से निकल गई। वो हमारे गाँव में ही रहने वाले एक आदमी के घर में चले गए थे। मैं भी इस घर के दरवाजे पर ही खड़ी हो गई थी। इस घर के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इन लोगों ने घर के अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था, खिड़की भी अंदर से बंद थी। मुझे अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं अपने इस मंसूबे में नाकाम रही थी। मैं खामोशी से अपने घर पर आ गई और इन तीनों लड़कों का दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करने लगी कि जब ये लड़के ऊपर जाएंगे तब मैं इनसे बातचीत कर लूंगी। दोपहर के टाइम पर वो तीनों लड़के अपने बैग लेकर
वापस आ रहे थे, तभी मैंने इनको ऊपर जाने से रोक लिया और कहा कि तुम लोग इस बैग में क्या लेकर आते जाते रहते हो। वो लड़के मेरी बात सुनकर कंफ्यूज हो गए। तभी मेरे सिस्टर भी आ गए और मैंने अपने सिस्टर से यही कहा कि न जाने हमारे घर में क्या हो रहा है, ये लड़के रोज बड़े बड़े बैग घर से लेकर बाहर जाते हैं और वही बैग घर के अंदर लेकर आते हैं। आखिर इन बैग के अंदर क्या होता है, मैं ये सब कुछ जानना चाहती हूँ। सिस्टर जी कहने लगे, बहू मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये लोग हमारे गाँव के बाजार से शॉपिंग करते हैं और यहाँ के सामान को शहर भेजते हैं। मैंने कहा इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, भला इतनी शॉपिंग कौन करता है। मुझे अपने सिस्टर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा मुझे ये बैग खोल कर दिखाओ। इन तीनों लड़कों में से कोई भी लड़का बोल नहीं रहा था। मेरे सिस्टर को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि तुम हमेशा हमारी जासूसी करती रहती हो। आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मैं जरूर इससे तुम्हारी शिकायत करता कि मर्दों के मामलात में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने कहा अब्बू जी मेरा शौहर नहीं है, इसलिए अपने घर के मामलात में मुझे ही बोलना पड़ेगा। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ ये लोग बड़े बड़े बैग भर कर लाते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप मुझसे झूठ बोल रहे हो और मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो। मेरे सिस्टर मेरी तरफ देखते हुए बहुत मजबूर हो गए थे। हार मानकर उन्होंने एक लड़की के हाथ से बैग लिया और उसे खोलकर उस बैग के अंदर से एक पैकेट निकाला। उस पैकेट के अंदर कुछ सफेद पाउडर जैसी चीज थी। मैंने अपने सिस्टर से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर है। शहर की औरतें इसी डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोती हैं, जबकि हमारे गाँव की औरतें घरेलू नुस्खों से कपड़े धोती हैं और शहर में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ की औरतें हाथ से ही कपड़े धोती है। मेरे सिस्टर ने कहा कि हमारे गाँव में इन तीनों लड़कों ने डिटर्जेंट पाउडर बनाने की कंपनी खोली है। इन लोगों को ये काम करने के लिए बड़ी जगह चाहिए थी, जबकि शहर में तो कारोबार करने के लिए ज्यादा जगह मौजूद नहीं। मैंने इन लोगों को गांव में जमीन दिलवा दी। ये अपनी जमीन पर ही ये डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं और इसको शहर के लोगों को सप्लाई करते हैं। मेरे सिस्टर कहने लगे अब तुम्हें ये सब कुछ सच पता चल गया, इसलिए अब तुम आगे से किसी तरह की जासूसी नहीं करोगी। मैं शर्मिंदा हो रही थी और मुझे इन तीनों लड़कों और अपने सिस्टर के सामने शर्म आ रही थी कि मैंने इन लोगों पर शक किया। ये चीज तो बहुत अच्छी चीज थी। डिटर्जेंट पाउडर अगर हमारे गाँव के लोग भी इस्तेमाल करने लगे तो औरतों को कपड़े साफ सुथरे और चमकदार मिलेंगे और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे सिस्टर कहने लगे कुछ दिनों बाद हम ये डिटर्जेंट पाउडर गांव के लोगों को भी बेचेंगे, पर पहले शहर में बेचना चाहते हैं। मैं इन लोगों की बात सुनकर बेफिक्र हो गई थी। वो तीनों लड़के और मेरे सिस्टर ऊपर अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी हैरानगी की हद न रही। मेरे सिस्टर ने अच्छे और महंगे कपड़े पहनना शुरू कर दिए और वो खाने के लिए भी बहुत सारे फल और घर में ढेर सारा राशन भरवा रहे थे। जब भी घर में आते मेरी बेटी को 1000-2000 इसकी जरूरियात पूरी करने के लिए दे दिया करते थे। इस तरह मेरी बेटी ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। मैं भी ये देखकर हैरान थी कि मेरे सिस्टर के पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मेरे सिस्टर कोई काम तो नहीं करते थे, सिर्फ उन्होंने किराए पर कमरा ही दिया हुआ था। उन्होंने अपने कमरे में नया फर्नीचर भी डलवा लिया था। मेरी बेटी भी मुझसे सवाल करने लगी, माँ दादाजी के पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आने लगे? दादाजी तो बहुत अमीर हो गए। ये बात सच थी कि हमारे घर की सारी परेशानियां खत्म हो गई थी, बल्कि हम गाँव के सबसे अमीर बन गए थे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं रही थी। मेरे सिस्टर ने मेरी बेटी के नाम का 10 तोला सोना भी बनवा दिया था। वो मेरी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करना चाहते थे। इनका कहना था कि पोती की शादी धूमधाम से होगी और वो अपने ससुराल में खुश रहेगी तो मेरे बेटे की रूह को भी खुशी मिलेगी। लेकिन